पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन का मसला गूंज रहा है। अचानक हमारी सरकार को 9.5 साल हुकूमत करने के बाद, सरकार चलाने के बाद, ये वन नेशन और वन इलेक्शन का ख्याल क्यों आया? इसके लाने की रीजंस क्या है, कारण क्या है और ये कितना संभव है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इन तमाम प्रश्नों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मुनाफ हकीम साहब हैं, जो बंबई से हैं, और डॉक्टर सतीश मिश्रा साहब हैं, जो दिल्ली से हैं, और प्रोफेसर प्रदीप माथुर साहब हैं, आप भी दिल्ली से हैं। तो इस कार्यक्रम में आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल है, ये सवाल माथुर साहब से करता हूं कि माथुर साहब, 1947 में ये देश आजाद हो गया और 1951 से यहाँ इलेक्शन शुरू हो गए। उस वक्त जो है वो एक साथ पार्लियामेंट का और असेंबली का इलेक्शन हुआ और उसके बाद 2-3 इलेक्शन एक साथ हुए। उसके बाद अचानक ये इलेक्शन अलग अलग होने लगे। तो आप ये बताइए कि ये जो इलेक्शन एक साथ हो रहे थे और उसके बाद जो अलग अलग होने लगे, तो इसकी क्या वजह है, इसका क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि जो आइडियल सिचुएशन तो वही होती कि इलेक्शंस जो है एक साथ होते और उसके बाद सरकारें आती, केंद्र में भी आती और राज्यों में भी आती। तो जब हमारा पहला इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ 1952 में, उसके साथ ये भी हुआ इलेक्शन और स्टेट गवर्नमेंट भी हुई। ये सारा जो प्रोसेस था, जबकि 57-58 में स्टेट्स का रिऑर्गेनाइजेशन हुआ, तब भी चलता रहा। ये सारा मामला जो है 67 में जाकर के हुआ गड़बड़, जब क्या कहना चाहिए, नेहरू जी के बाद कांग्रेस थोड़ी कमजोर होने लगी और इंदिरा जी ने 67 में टेक ओवर किया, 66 में टेक ओवर किया और कांग्रेस के अंदर डिवीजन होने लगा। तो चौधरी चरण सिंह ने पहली बार यूपी में विधानसभा इधर से उधर करके उन्होंने मतलब अपनी गुट बनाया और कांग्रेस को थोड़ा फिर अपने साथ लिया। तो यूपी में जो है क्या करना चाहिए, पहली बार जो है 67 के बाद जो है 69 में इलेक्शन कराना पड़ा। फिर ये होने लगा कि जैसे असेंबली का टर्म्स जो है बढ़ता जाए, घटता जाए, उस हिसाब से इलेक्शन होने लगे। जो सीधा सीधा जो मामला है वो ये है कि पार्लियामेंट की लाइफ 5 साल होती है, स्टेट असेंबलीज की 5 साल होती है। इसके विद इन दैट जो है इलेक्शन कराना जो है लाजमी है, इट इज मैंडेटरी है। अगर मान लीजिए किसी वजह से सरकार नहीं चल पाती है तो, और ये होता है, तो मिड टर्म इलेक्शन हो जाते हैं। उसके कई कारण होते हैं, मतलब जैसे कि 77 में सेंटर में इंदिरा गांधी की इमरजेंसी गवर्नमेंट जो है, इट वॉज वोटेड आउट ऑफ पावर। तो ये कहा गया कि जो कांग्रेस की तमाम सरकारें स्टेट्स में जो है वो उन्होंने भी अपना मैंडेट खो दिया है, क्योंकि कांग्रेस ने मैंडेट अपना लूज किया। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो स्टेट गवर्नमेंट असेंबलीज थी उनको डिसॉल्व किया गया और वहां पर भी इलेक्शंस कराए गए, जिनमें कई जगह जनता पार्टी आई, कहीं नहीं आई, ये सब हुआ। तो पूरा कहने का देखिए मतलब ये है कि डेमोक्रेसी का जो पूरा मतलब है वो ये नहीं है कि आप एक चीज जो है टाइम पे कर दें और पट्टा लगा दें और ये कर दें। और हिंदुस्तान जैसे कंट्री में जो कि डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहा है, उसके साथ उसकी जड़ें जम रही है। अभी ये तो नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी का हमारे यहाँ बहुत उसकी बहुत वो हो रहा है, धीरे धीरे प्रोसेस में आ रहा है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन रही है, सब चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि जनता क्या चाहती है। ये नहीं कि आपने कानून बना दिया कि साहब ये होना ही होना है। मतलब अगर मान लीजिए जनता को ये लगता है कि भाई ये सरकार उसने चुनी है, उसका मैंडेट खत्म हो गया, या वो नालायक सरकार है, नहीं चल पा रही है, या कुछ गड़बड़ कर रही है, और उसमें अपोजिशन भी आता है और भी सब बातें आती है, एक जनमत तैयार होता है उसके खिलाफ, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट में भी वोटेड आउट ऑफ पावर, उसकी दूसरी गवर्नमेंट है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि इलेक्शंस क्यों होते हैं? इलेक्शंस होते हैं लोगों की डेमोक्रेटिक विल जानने के लिए, वो क्या चाहते हैं, किस तरह से है, सरकार से वो कितने संतुष्ट नहीं है। आपने सुना होगा एक बहुत जोरों में मसला ये भी है कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। हमने एमपी को भेज दिया, वो नालायक निकला, उसने कोई काम नहीं किया, तो आई शुड हैव राइट टू रिकॉल हिम एंड हैव अ बेटर एमपी एंड ऑल दैट। तो इलेक्शंस जो है बेसिकली दे आर समथिंग फॉर इंश्योरिंग डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इन कीपिंग विद द विशेस ऑफ द पीपल। वो कैसी पत्थर की लकीर नहीं कि साहब आपको करना ही करना है सब है। अगर हो जाए एक खास पैटर्न में, एक खास वक्त पे, एक खास गैप के बाद, तो अच्छा है ये। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शंस मस्ट रिफ्लेक्ट द विल ऑफ द पीपल। डॉक्टर साहब मिश्रा साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि हम एक कल्पना करें
कि जो है वो पार्लियामेंट में ये बिल पास हो जाता है कि साहब 1 नेशन 1 इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन एक साथ होगा। अब बीच में अगर कोई सरकार गिर जाती है, जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट गिर जाती है या सेंट्रल गवर्नमेंट गिर जाती है, तो उस सूरत में ये जो कानून है उसके मुताबिक कैसे कारोबार चलेगा? डेमोक्रेसी इज द विल ऑफ पीपल। देखिए यहाँ जनता जनार्दन है और वो तय करती है कि किसकी सरकार चलेगी, कितनी चलेगी, कब तक चलेगी। अब आप कानून तो पास कर सकते हैं, कानून कौन कर रहा है? वो एमएलए, वो एमपी जो बिक जाते हैं, जो खरीद लिए जाते हैं। तो जनता के पास ये अधिकार होना चाहिए कि जब उससे पूछा जाए तो वो बताएगी कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है। नंबर 1। नंबर 2, देखिए ऐसा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का नारा दिया आपने। अब 1 इलेक्शन 1 नेशन के लिए कानून बना देंगे तो कल क्या करेंगे कि 1 नेशन 1 इंडस्ट्रियलिस्ट भी करेंगे। एक बिजनेसमैन होगा खाली देश में, उसके लिए लॉ पास कर देते हैं। 1 नेशन 1 रिलीजन करेंगे क्या, उसके लिए लॉ पास कर देते हैं। देखिए ये इस प्रकार की जो नेता में इस प्रकार की जो एक भ्रामक किस्म की जो आदत पड़ जाती है उसको थोपने की कोशिश हो रही है। देखिए कुल मिलाकर जैसा आपने कहा कि कानून पास हो जाएगा, अब किसी वजह से वो सरकार गिर जाती है, वो सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती है, उस पार्टी में तोड़फोड़ होती है, और तो आप क्या करेंगे? राष्ट्रपति शासन लागू करके बाकी केंद्र से चलाएंगे। किस प्रकार का कानून पास करेंगे? देखिए या तो आपको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से को समाप्त करना पड़ेगा और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लानी पड़ेगी। उसके साथ ये भी करना पड़ेगा कि आपको ये छूट देनी पड़ेगी कि राज्य सरकारों में कोई भी किसी के साथ जाकर सरकार बना सकता है। तो आपको उसके लिए इन्होंने एक कमेटी बना दी, कल एक कमेटी अनाउंस हो गई। अब कमेटी में उसके जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए गए, जिस कमेटी के चेयरमैन भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को बनाया गया है, उस कमेटी में आपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस ये दिए कि आपको यही रिकमेंडेशन देनी है। तो डिस्कशन की क्या जरूरत है, कमेटी की क्या जरूरत है? आप सिर्फ जिसको कहते हैं कि नाटक कर रहे हैं डेमोक्रेसी का, कि डिस्कशन हो रहा है। अधीर रंजन चौधरी ने मना कर दिया वहां जाने से। कांग्रेस अध्यक्ष जो राज्यसभा के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनको भी नहीं लिया गया। अरे भाई, किसी और प्रोमिनेंट अपोजिशन लीडर को भी नहीं लिया गया। आपने हरीश साल्वे को रख लिया जो कि एक जाना पहचाना सरकार का वकील है, और इसी प्रकार के लोगों को भरने कमेटी बना दी। जो मोदी जी के खास गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनको उस कमेटी में डाल दिया, और उसके बाद किसी भी ढंग से उस कमेटी की रिकमेंडेशन को करके कोशिश की जाएगी कि इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में कोशिश की जाएगी कि एक कानून पास करने की कोशिश की जाए। पर ये डेमोक्रेटिक ढंग से नहीं हो रहा है, ये डेमोक्रेसी को मजबूत नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जनता की आवाज को दबाने की कोशिश है। नंबर 1। नंबर 2, ये जो आर्गुमेंट दिए जाते हैं कि भाई इसमें खर्चा कम हो जाएगा। अरे भाई, आपको हवाई जहाज खरीदने के लिए पैसा आपके पास है, पर जनता की आवाज को सुनने के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहते आप। चुनाव होते हैं, उसमें जनता की भागीदारी होती है। जनता की भागीदारी नहीं होती है, उसमें छोटे छोटे जो बिजनेसमैन हैं
उनको मौका मिलता है, पोस्टर छापने वालों को, रिक्शा चलाने वालों को, टेम्पो चलाने वाले को, सबको बिजनेस मिलता है, उनको उनका इनकम बढ़ती है। आप इस तरह का नाटक, जैसे कि उन्होंने कहा, एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको यहाँ देना चाहता हूँ इस बात पर। प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे पर जब जाते थे तो प्रधानमंत्री अपने साथ एक मीडिया डेलीगेशन लेके जाते थे। जब नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा कोई मीडिया डेलीगेशन नहीं जाएगा सिवाय ऑफिशियल, जैसे कि पीटीआई या अब आजकल वो एशियन न्यूज के वो लोगों को ले जाते हैं, दूरदर्शन को बस खाली देकर कि भाई और कोई नहीं जाएगा, खर्चा बहुत होता है। बात कारण ये नहीं था, खर्चा रोकने का कारण नहीं था, कारण ये था कि मीडिया के लोग वहां जाएंगे, खबरें सुनेंगे, खबरें निकाल लाएंगे, खबरें छपेंगी और वो एक्सपोज होंगे। तो वो इस प्रकार के जो आर्गुमेंट देकर उस जनता को मूर्ख बना रहे हैं जो बेचारी जानती नहीं है, उसके पास सूचना नहीं है। ये आप इनके ऊपर जितना खर्चा होता है, जिस प्रकार के हवाई जहाज ये खरीदते हैं, इनको अमेरिका के राष्ट्रपति जैसा हवाई जहाज चाहिए था, उससे कम नहीं चाहिए था इनको। 2 हवाई जहाज खरीदे गए जिसका 8,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हुए। तो इस प्रकार के कानून बनाने से जनता डेमोक्रेटिक नहीं होगी, जनता की आवाज दबाई जा रही है। जनता को मौका 5 साल में देंगे, 20 में नहीं देंगे। तो जनता को भी कंट्रोल करना चाहते हैं आप। आपने मीडिया को कंट्रोल कर लिया, आपने बिजनेस को कंट्रोल कर लिया, तो आपने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 लीडर, 1 नेशन 1 बिजनेसमैन, 1 नेशन 1 रिलीजन। कहां तक जाएंगे? 1 नेशन 1 यूनिफॉर्म भी कर देंगे, 1 नेशन 1 फूड भी कर देंगे। कहां तक जाएंगे? इस प्रकार के नारे देकर ये सरकार चलाना चाहते हैं। जनता का जो ध्यान है, जो मुख्य समस्याएं हैं, रोटी रोजी, स्कूल, सड़क, उससे हटाना चाहते हैं, क्योंकि वहां तो ये विफल हो गए हैं। तो इस प्रकार के बीच बीच में, जैसा कि प्रोफेसर माथुर ने कहा, शोषे छोड़कर, सुरने छोड़कर ये जनता को भटकाते हैं। देखिए वो टाइमिंग देखिए, जब इंडिया अलायंस की मीटिंग मुंबई में चल रही है तो आप कहते हैं स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा। भाई स्पेशल सेशन किस लिए बुलाया जाएगा ये तो बताया जाना चाहिए। आप जनता को कॉन्फिडेंस में लेना चाहते हैं, स्पेकुलेशन शुरू हो गए हैं। ये क्या, किस प्रकार की, जिसको कहते हैं गवर्निंग बाय स्टेल्थ, मतलब आप चोरी से, छिप के, इस तरह की चीजें छोड़कर अब सरकार चला रहे हैं। ये जनता को धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। मुझे इतना ही कहना था। तो अब मुनाफ हकीम साहब, बहुत सारी उसूली बातें, बहुत सारे अहम प्रश्न डॉक्टर मिश्रा ने उठाए कि आप जो है वो 1 नेशन 1 इलेक्शन के बाद आगे क्या क्या करेंगे, कुछ और करें ना करें, 1 नेशन 1 कैपिटलिस्ट तो बहरहाल उनकी मनोकामना है ही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप बंबई में थे और बंबई में एक खास तरह का एटमॉस्फेयर बन रहा था इंडिया के इस कॉन्क्लेव को लेकर के, और उसके बीच में अचानक अडानी की खबर आती है और उसके बाद वो माहौल और ज्यादा तीव्र हो जाता है। राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं बड़ी जबरदस्त किस्म की, और जैसे ही वो राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो मीडिया में छाने लगती है, अचानक पहले तो ये अनाउंसमेंट होता है कि साहब अब जो है वो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होने वाला है, और उसके बाद स्पेकुलेशंस होते हैं, और बाद में फिर हमारे जो राष्ट्रपति है उनकी अगुवाई में एक कमेटी भी बना दी जाती है इस काम के लिए। तो यानी वो स्पेकुलेशन भी जो है वो उसको एक शेप मिलना शुरू हो जाता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो सरकार ने इस काम के लिए जो टाइमिंग सिलेक्ट किया, एक ऐसा वक्त जबकि इंडिया का एक कॉन्क्लेव बंबई में हो रहा है, एक ऐसा वक्त जबकि अडानी का जो है वो एक नया मामला सामने आ रहा है, और उन सब से हट के
सरकार ने एक नया राग छेड़ दिया गया, इसका क्या कारण है? देखिए, प्रधानमंत्री को लोकशाही प्रक्रिया को हटाना है और इसलिए वो असल मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए नए नए शोबे इस्तेमाल करते हैं। अमित शाह ने कहा था कि जो 15 लाख वाला मामला जो है वो जुमला है, तो वो इलेक्शन में इस्तेमाल करना है। तो लोगों को उस वक्त भी बेवकूफ बनाया और आज जिन मुद्दों पे बात करनी है कि भाई अडानी का पैसा ये जो यहाँ से गया और बाहर से फॉरेन से यहाँ पर आया, तो वो पैसा किसका है जो शेयर मार्केट में घूम रहा है? वो पैसा जो कि नासिक के प्रिंटिंग प्रेस में जहाँ पे नोट बनती है वहां से रिजर्व बैंक तक नहीं आया, वो पैसा बीच में गायब हुआ, वो किसके जेब में गया? और ये भी बात होनी चाहिए थी कि ये देश में गरीबी, रोजगारी, धार्मिक दंगे, महिलाओं पे अत्याचार, ये इन मुद्दों पे बात जो करनी चाहिए थी, उन मुद्दों से ध्यान भटकाना है, इसलिए ये नई चीज लाई है। और हमारा तो कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन, जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि जब आज़ादी के बाद जब चुनाव प्रक्रिया हुई तो एक ही वक्त में इलेक्शन हुआ करते थे कि जो पार्लियामेंट के भी होते थे और असेंबली के भी। मगर आप जब बीच में सारे डिस्टर्बेंस आ गए तो लोकशाही तंत्र में कि हमें इस प्रक्रिया में 5 साल तो देने पड़ेंगे लोक प्रतिनिधि को, जो कि अपनी राज्य की, अपने देश की लोकशाही प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए वो काम करे। इन्हें तो ये तमाम चीजें मंजूर नहीं है और ये लोग असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये सब चीजें लेकर आए हैं। नई कोई बात नहीं है, इनको 2024 के इलेक्शन को आगे खींच के लेके जाना है। जैसे डॉक्टर मिश्रा साहब ने कहा कि भाई जब तानाशाह अपनी मन मर्जी से अपनी राजधानी को चाहे बदलना चाहे, संसद भवन को बदलना चाहे, हमारे असल मुद्दों की बात जब आए तो वो कहे कि गटर से भी गैस बनाया जाता है और पढ़े लिखे लोग तालियां बजाए, तो वो मूर्ख आदमी जो है वो अपने आप को बहुत बड़ा शाना समझता है। और ऐसे हालात में मेरा देश इसलिए गिरफ्त में आ रहा है कि ये तमाम पढ़े लिखे लोग ये समझ रहे हैं कि असल मुद्दे तो बाद में हम करेंगे, पहले जो हमारा अधिकार है वो मोदी के अलावा हमें कोई दे नहीं सकता। ये जब सोच बदलेगी और लोग रोजगार पे बात करेंगे, लोग महिलाओं के संरक्षण पे बात करेंगे, लोग यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया पे बात करेंगे, लोग ये उद्योगपतियां जो तानाशाह बनते जा रहे हैं और हर जगह पे किसानों पे जुल्म कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में जब चर्चा शुरू हो गई है तो ये घबराए हुए 2024 के चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए ये सारे मुद्दे लेकर आए। मैं डॉक्टर मिश्रा साहब के इस बात से सहमत हूँ कि ये एक मर्तबा दिमाग में किसी के बैठ जाए और घबरा जाए वो चुनाव प्रक्रिया से, तो वो इस तरह के मुद्दे सामने लेकर आ रहे। अब कानूनी इतना तज्ञ अमित शाह जी हैं कि उनको इस प्रक्रिया में लिया गया और जो लोग 40-40 साल संसद में काम करना है उन लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया। ये तो हंसी की बात है और मैं समझता हूं कि ये बाहर जो बात आई है इसके पीछे ये है कि ये सारा मीडिया और प्रधानमंत्री को इस्तेमाल करके इस देश के माहौल को खराब करना है, असल मुद्दों से भटकाना है और इसीलिए ये सारे मुद्दे लाए गए हैं। और आप देखेंगे कि इसमें इन लोगों को कहीं पे भी कामयाबी नहीं होगी।
ये चाह रहे हैं कि लंबा खींचे ताकि जो इंडिया है, इंडिया अलायंस जो है वो उनको हम भटकाएं और नई नई चीजें लाएं। महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं कि मराठा आरक्षण के मुद्दों के ऊपर लोगों से बात करने की बजाय उन लोगों को बेदर्दी से जिस तरह से मारा गया, और उस वक्त ये सब कारनामे होते हैं जबकि इंडिया की मीटिंग हो रही। तो इससे समझ में आ रहा है कि ये असल मुद्दों पे काम करना नहीं चाह रहे हैं, ये भटका के 2024 से आगे बढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि घबरा गए, इनका पतन निश्चित है। और ये अगर बहुत बड़े बहादुर है तो इस चुनाव के लिए कभी भी सामने आ जाए। और कौन कहता है कि वन नेशन नहीं है? अरे भाई, वन नेशन है, हमारा राष्ट्र है, जिसको आपने नहीं माना। आपने एक झंडे को नहीं माना, आपने एक राष्ट्रगान को नहीं माना, तो आप कौन सा वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं? माथुर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन का मामला हो जाता है तो पिछले साल गुजरात में इलेक्शन हुए थे, तो क्या गुजरात असेंबली ये डिसॉल्व कर देंगे? उससे पहले उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए थे, तो क्या उत्तर प्रदेश की असेंबली भी डिसॉल्व हो जाएगी? इस साल कर्नाटक में इलेक्शन हुए हैं, तो क्या कर्नाटक के जो लोग इलेक्टेड हैं उनको भी जो है वो 2024 का जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा उसको खत्म कर दिया जाएगा? और जो इलेक्शन होने वाले हैं जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, तेलंगाना है और मिजोरम है, क्या इनको भी पोस्टपोन करके अगले साल जो है वो अप्रैल 2024 तक ले जाया जाएगा? आप क्या समझते हैं, क्या इस तरह की चीजें संभव है? मैं कह रहा हूं ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। देखिए, दो तीन बातें हैं। एक तो बात ये है कि जब तक आप कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह से वो ना कर दें, नेस्तनाबूद ना कर दें, तो 5 साल से ज्यादा तो आप असेंबली के 5 साल के अंदर तो आपको कराने चुनाव है, तो वो आप उसको तो कर नहीं सकते कोई चुनाव, ना मध्य प्रदेश का कर सकते हैं ना कहीं और का कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो पूरा जो मसला है इसमें एक बात देखिए, एक तो ये लंबी प्रक्रिया है। आपने मान लीजिए पार्लियामेंट से पास करवा भी लिया तो ये स्टेट में जाएगा, स्टेट्स को रेटिफाई करना है। हम लोग एक फेडरल कंट्री है, लाख आप ईडी के छापे मारे, सब कुछ करे कराए, लेकिन स्टेट तो है ही ना, वो खुद मुख्तियार है स्टेट्स, मतलब तो स्टेट से रेटिफिकेशन होगा। जब 2/3 स्टेट रेटिफाई कर देंगी तब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पॉसिबल हो पाएगा, जो होने वाला नहीं है, ये तो सब सवाल ही नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मतलब। और ये सब है, मैं नहीं समझता कि इस तरह का होगा ना। ये किसी को क्या करना चाहिए, जो चुनी हुई असेंबलीज है उसको ये डिसॉल्व कर सकते हैं, जो कभी साल में हुआ है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इन्होंने ये किया है कि लोग जरा परेशान रहे, इनके बारे में सोचते रहे, सब कुछ करते रहे। ये करने वाले जो है मेरे हिसाब से वही करने वाले हैं कि ये पार्लियामेंट के इलेक्शन प्रीपोन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए इसमें क्या बात है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सब जगह से आ रही है, उनसे ये लग रहा है कि जो 5 असेंबलीज में इलेक्शंस हो रहे हैं इनमें बीजेपी की पोजीशन बहुत खराब है, एंड बीजेपी माइट एज वेल लूज ऑल द 5 स्टेट असेंबलीज। जैसे मध्य प्रदेश तो इन्होंने भी दे हैव गिवन अप, छत्तीसगढ़ में सवाल ही नहीं है इनका, मतलब कांग्रेस इतनी वेल इंट्रेंच्ड है। अब ये सुना जा रहा है कि बघेल साहब को गिरफ्तार करेंगी ईडी वाले, तो वो भी कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे तो और ज्यादा सिंपैथी में आएगी। तो वो सब है। राजस्थान का जरूर इनको उम्मीद थी, लेकिन राजस्थान में इनकी और वसुंधरा जी की जो है क्या कहना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है, तो राजस्थान में भी नहीं समझता कि जीतेंगे। मतलब राजस्थान भी जो है इनके लिए मुश्किल पड़ने वाला है। मध्य प्रदेश में सवाल नहीं है, छत्तीसगढ़ में सवाल नहीं है, मिजोरम में सवाल ही नहीं है, बिल्कुल तो बिल्कुल ही सवाल नहीं है मणिपुर वायलेंस के बाद। मतलब तेलंगाना में ये कहीं है ही नहीं उसमें सीन में। तो ऐसा है कि ये जो है क्या करना चाहिए, दे आर गोइंग टू मासिवली लूज असेंबली इलेक्शन। और उसके बाद परसेप्ट ये बनने वाला है कि अगले जो लोकसभा में क्या होगा, जब आपका जादू चल ही नहीं रहा है, कर्नाटक में नहीं चला, आप इतना चिल्लाते रहे, सब इतनी रैलियां करी वो करी। मैं आपको एक बात और भी बता दूं, किसी भी जानकार से पूछ लीजिए जिसने कि पार्लियामेंट्री ये क्या करना चाहिए, पॉलिटिक्स को कवर किया है हिंदुस्तान की पिछले 40-50 सालों में, कोई भी किसी भी स्टेट असेंबली इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर ने इतनी कंपेनिंग करी ही नहीं जितनी मोदी साहब ने पहले बंगाल में, इस साल कर्नाटक में करी थी। बिल्कुल मैं आपको दावे ये कह सकता हूँ, कभी नहीं हुआ प्राइम मिनिस्टर इतनी कंपेनिंग करे स्टेट इलेक्शन में। मतलब मुझे याद है कि चरण सिंह के जमाने में, जब चरण सिंह की सरकार थी तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने 6 यूपी की विजिट्स कर दी थी। इस पर बड़ा बवाल हुआ कि भाई प्राइम मिनिस्टर इज कंपेयरिंग सो मच,
प्राइम मिनिस्टर को सिर्फ 1 या 2 विजिट करनी चाहिए टू गिव मॉरल स्ट्रेंथ टू हिज और हर पार्टी। मतलब मोदी साहब तो वहीं पर पूरा डायरेक्ट डेरा डाले रहे, पता नहीं 36 रैलियां करी, क्या करी, बड़ा सब है, ये सब है। तो कहने का मतलब ये है कि इनको पता है कि इलेक्शंस में जो है स्टेट्स में हालत काफी खराब है। तो अब ये चाहते हैं कि शायद ये लोगों ने इनको बताया है सब ऐसा है कि स्टेट्स में जो भी होता है देश की जनता आपके साथ है और आप ही प्रधानमंत्री है, देश के नेता है और आप ही अगली बार आएंगे। मतलब इनको कन्विंस कर दिया ऐसा। तमाम लोगों ने, मुझसे भी कई दोस्त लोग कहते हैं। तो मेरे ख्याल से लगता है शायद मैं कयास लगा रहा हूँ कि मेरा ख्याल ये है कि शायद ये स्ट्रेटेजी है कि जब मोदी साहब को आने ही है स्टेट्स अगले साल लोकसभा के चुनाव में, तो क्यों ना उनकी प्रेजेंस का फायदा उठा के स्टेट्स में भी कुछ कर लिया जाए। और मान लीजिए स्टेट के और लोकसभा के इलेक्शन साथ हो जाते हैं तो शायद वो हो सकता है कि लोग जब जाने जाए और आपके ऊपर जब मोहर लगाएंगे क्योंकि तो आप मानते हैं आपको लगा रही है आपको मोहर, तो शायद स्टेट्स में भी लगा दें, तो हो सकता है 1-2 स्टेट्स आपके साथ आ जाए। तो मुझे लगता है कुछ इस तरह का कैलकुलेशन है इनका। अब ये देखिए कि जब इस कैलकुलेशन को आप जब देखते हैं इन द लाइट ऑफ पार्लियामेंट सेशन विच इज बीइंग कॉल्ड, तो आप एक नेशन और एक इलेक्शन अलग मुद्दा है, पार्लियामेंट का सेशन बुलाना दूसरी मुद्दा है, जो कि आपने एकदम से बुला लिया बिना उसके हड़बड़ाहट में। तो पार्लियामेंट सेशन बुलाने का मुझे एक ही औचित्य लगता है मेरी समझ में कि शायद आपको इलेक्शंस के लिए अगर आप जब वो करा रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शंस करा रहे हैं, उसके लिए आपको पैसा चाहिए होगा। इतना पैसा कंटीजेंसी फंड से आ नहीं सकता, आपको वोटर अकाउंट लाना पड़ेगा। मतलब और वोटर अकाउंट से करीब 100 करोड़ जितने भी आपको ला करके आपको इलेक्शन कमीशन को देने पड़ेंगे, वरना इलेक्शन कैसे कराएंगे वो लोग सब है। तो मुझे लगता है कि दोनों चीजें जो ये माइंड में ये है कि जल्दी इलेक्शंस करा लो लोकसभा के स्टेट्स के साथ, जिससे कि स्टेट्स को फायदा हो जाए, मोदी साहब की पर्सनैलिटी का शायद स्टेट्स को फायदा हो जाए और ये क्या करना चाहिए बात हो जाए। और एक जो क्या करना चाहिए मुद्दा जो कहा है वन नेशन वन इलेक्शन का, ये एक मतलब एक शगुफा हो जाएगा। इस तरह के शगुफे छोड़ने में, जुमलेबाजी करने में तो सब है ही कि देखिए हम तो इस स्पिरिट में करा रहे हैं स्टेट इलेक्शंस वगैरह कि क्या करना चाहिए कि आगे चल के ये चीज जो है मानी जाए। मतलब एक बात बहुत छोटी कहना चाहता हूँ कि ये जो कमेटी बनी है एक स्टेट इलेक्शंस कराने वाली, बड़ी मजेदार कमेटी है अगर आपने इस पर ध्यान दिया हो। और मैं तो नहीं समझता कि किस तरह की कमेटी है, इसमें कोई लॉ कमीशन का आदमी नहीं है। मजेदार बात यह कि लॉ मिनिस्टर ना होकर होम मिनिस्टर साहब इसमें है। मतलब कायदे से कानूनी मामला है तो लॉ मिनिस्टर साहब को होना चाहिए था और होम मिनिस्टर साहब को होना इतना जरूरी था तो अभी उनको बेचारों को रख लेते कमेटी में। लॉ मिनिस्टर ने क्या बिगाड़ा था, उनको नहीं रखा। मतलब कोई बड़ा भारी ऐसा नहीं लगा जिसको कर रहे हो ये, तो वो भी कमेटी बड़ी अच्छी है। जो हमारे सुभाष कश्यप साहब है, बुजुर्ग है, सबकी इज्जत करते हैं हम, सब लोगों ने उनसे थोड़ा बहुत सीखा ही है पार्लियामेंट्री रिपोर्टिंग के जमाने में। ये बेचारे बताइए उनकी इतनी उम्र थोड़ी है कि उनको आप इस तरह की तकलीफ दें। 90s में वो बेचारे एनके सिंह साहब जो 84 के हैं या 82 के हैं। मतलब बताइए इस तरह की चीज आपने करी है। तो अगर आपको इस तरह करना था तो सबसे बात करके सब पार्टी से लेकर के उनके रिप्रेजेंटेटिव रखते, न सिर्फ कांग्रेस का एक रख लिया आपने बल्कि और पार्टी से भी बात करते, क्योंकि तो सारे उसका मामला है। इलेक्शन तो हर पार्टी को लड़ना है ना, सिर्फ बीजेपी को थोड़ी लड़ना है। तो जिस तरह से बनाई गई है कमेटी उसी के बारे में लगता है गवर्नमेंट इज नॉट सीरियस अबाउट इट। वो बेचारे राष्ट्रपति साहब आराम कर रहे थे, उनको आप ले आए बिना बात को बेचारों को, उनको मतलब लाने के लिए। और मैं तो आज तक ये मेरे ख्याल से पहला मौका है जबकि मैं ये सुन रहा हूँ कि फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है उसको कोई नौकरी दी जा रही है। मतलब आप लोगों की शायद अगर मेमोरी से तो सोच लीजिए, मुझे तो कभी ध्यान नहीं पड़ता कि फॉर्मर प्रेसिडेंट को आज तक कोई असाइनमेंट दिया गया हो। जो आदमी देश का प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट रह चुका, उससे बड़ी उसको कोई चीज उसको कहाँ लगाया जा सकते हैं आपको। ये तो ऐसा है जैसे इंग्लैंड के उसको क्या करना चाहिए राजा को, या मान लीजिए कि अगर राजा अगर अब्डिकेट करके अपने उसको दे दे, शहजादे को अगर राज दे दे तो उसको आप लगा दें किसी काम में, भैया तुम लिए काम करो। ये तो अनहर्ड ऑफ चीज है। मतलब तो ये सरकार जो इस तरह की नए नए जो क्या करना चाहिए चीजें ला रही है, ये बड़ी दिलचस्प चीजें हैं और इन्हीं के थ्रू इनकी मंशा समझी जाती है। मतलब तो मुझे तो लगता है कि ये सब जो है कोई सीरियस मामला नहीं है। ये अभी हो भी नहीं सकता, बहुत टाइम लगेगा रेटिफिकेशन वगैरह में। ये चलता रहेगा जुमला, लोग डिस्कस करते रहेंगे हमारे आपके जैसे लोग, तो और मुद्दों से ध्यान हटता रहेगा। मतलब और ये जो है क्या करते हैं इलेक्शन जो है लोकसभा के प्रीपोन करा के इनके साथ कर देंगे, कह दी देखिए आपने सब बहुत बड़ा स्टेप ले लिया कि 5 असेंबली के साथ लोकसभा के करा रहा है। दिस इज ए स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ वन इलेक्शन वन नेशन। मेरी तो ये समझ। हकीम साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो बीजेपी की खुशफहमी है कि हम जो है वो असेंबली का इलेक्शन पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ कराएंगे, तो मोदी जी के नाम पर जो है वो हमारा जो
शिवराज सिंह चौहान साहब है वो भी जीत जाएंगे, और जो भूपेश बघेल साहब हैं वो हार जाएंगे। तो ये इस खुशफहमी की ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या वाकई लोग मोदी जी पे इतने फिदा हैं कि उनके नाम पर उनका चेहरा देख के किसी को भी वोट दे देंगे? और ये कि क्या मोदी जी को वोट मिल रहा है इस बार? देखिए, अभी आपने चंद्रयान का जो लैंडिंग का जो मूवमेंट देखा, उस वक्त अचानक मोदी जी का वहां पर जो आगमन हुआ, उस वक्त जो जो देख रहे थे, जिनको ये ऐतिहासिक वो जो घटना अपने जहन में उतारनी थी, वो सारे लोगों ने अपने टीवी मोबाइल वगैरह सब बंद कर, इतनी तो इनकी लोकप्रियता। अंदर ही बैठे हुए लोगों ने आवाज लगाया कि भाई ये कहाँ आ गया, इसको हटाओ। तो इस तरह की लोकप्रियता उनकी बहुत है, वो चांद पर जाए चुनाव लड़े। सारे जितने राजनीतिक दल है वो चुनाव प्रक्रिया में हर वक्त लगे रहते हैं, वो चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव हो, पंचायत समिति के हो, और महानगर पालिका, नगर पालिका। तो किसी भी राजनीतिक दल के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, या उनके ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आने वाली है, मगर जनता को भटकाना है और अपने मित्रों की मदद करना है, जो उद्योगपति जो मुश्किल में आए उनके ऊपर चर्चा ना हो और ध्यान भटक जाए, इसके लिए सारी ये मेहनत चल रही है। और जैसे कि प्रोफेसर साहब ने कहा कि कोई भी राजनीतिक नेता नहीं, उस जो संसद का अधिवेशन कवर करने वाले पत्रकार जो जुने हैं, पुराने हैं, जिन लोगों ने अभ्यास किया है, वो भी इस बात को समझ रहे हैं ये जुमले से हटकर और कुछ नहीं। इसलिए मैं समझता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन, ये सारा जुमलेबाजी करके लोगों के असल मुद्दों से ध्यान भटकाना है। अब जनता जागरूक हो रही है और इनकी लोकप्रियता इनको खुद समझ में आ रही है। और हर हर वक्त आपने देखा होगा वो जहां भी तकरीर करते हैं, तो वो चाहे मोदी हो या शाह हो, तो ये जब तकरीर करते हैं तो ये सम्मानीय नेता असल मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, कोई ऐसी बात कर जाते हैं जो, मिसाल के तौर पे वो जो घोड़ा था चेतक, वो कहाँ का था, इस पे इस देश का प्रधानमंत्री बोलता है। इस देश का प्रधानमंत्री ये करता है, कहता है कि गटर से गैस निकालो। इस देश का प्रधानमंत्री सालों साल जो लगे हुए वैज्ञानिकों को मूर्ख बनाता है। तो ये सब चीजें, इनकी लोकप्रियता को लोगों ने समझ लिया है, मगर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसी कहावत जो है ना, तो उसकी वजह से लोग घबरा के कुछ नहीं कह रहे हैं। लोग तो इंतजार कर रहे हैं आप कल इलेक्शन लो, आओ तो मैदान में, मगर असल मुद्दों पे बात करें। वन नेशन वन इलेक्शन तो आरएसएस को मंजूर ही नहीं है। आरएसएस जब झंडे को नहीं मानता, वो राष्ट्रगान को नहीं मानता, वो देश को नहीं मानता, तो ये लोग नई चीजें ला के लोगों को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की काम ना करें। किसी की मुखालफत नहीं है चुनाव के लिए, हर आदमी स्वागत करने के लिए बैठा है, मगर इंडिया के दहशत अपने दिल में लेकर ये सारे जुमलेबाजी कर रहे हैं, और इसके अलावा ये कुछ और है नहीं। मिश्रा साहब, आपसे आखिरी सवाल मैं ये करना चाहता हूँ कि मीर तकी मीर ने कहा था, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बसती है। ये इलेक्शन भी जो इतने बड़े देश में 140 करोड़ लोगों के देश में कोई खेल नहीं है, और इस तरह से एक साथ पूरे देश में इलेक्शन करवा देना, क्या ये संभव है? मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये पॉसिबल है कि एक साथ पूरे देश में इलेक्शन हो जाए? और अगर हो जाए तो बीजेपी को उससे क्या मिलेगा? नहीं, देखिए ऐसा है
कि टेक्निकली ये पॉसिबल हो सकता है कि देश में चुनाव एक साथ कराए जा सके। उसके लिए आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, उस प्रकार के सेंट्रल फोर्सेस क्रिएट करने पड़ेंगे। आपको अभी जो चुनाव है आप 1 हफ्ते में करा लेते हैं, तब 3 महीने 4 महीने आपको लगेंगे, क्योंकि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस आपके पास हैं वो इतनी नहीं है कि आप पूरे देश में उनको सतीश जरा जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी, थोड़ा सा माइक या तो पास लाके बोलिए या कुछ करिए। मैं ये कह रहा था कि व्यवस्था टेक्निकली इट इज पॉसिबल, पर उसके अलावा उसके लिए प्लानिंग क्या आपने की है, आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी उस प्रकार की। जैसे ईवीएम्स आपको नए खरीदने पड़ेंगे, उसको ऑर्डर देना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरर्स कितना टाइम लगाएंगे। उसके बाद आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस पूरे देश में तैनात करनी होगी, आपके पास इतनी है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चुनाव का समय बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अभी 1 हफ्ते में चुनाव हो जाते हैं, तब आपको शायद 3 महीने 4 महीने का समय देना पड़ेगा। अच्छा, अब जो प्रोफेसर माथुर ने एक बात कही कि ये प्रीपोन करा सकते हैं लोकसभा का चुनाव, ये संभव है, इनके दिमाग में ये बात चल रही है, ये बात सही है। अब इसके साथ एक बात मैं आपसे कहता हूं, ये 5 असेंबली चुनाव के साथ लोकसभा चुनाव कराना चाहते हैं। भाई आप 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो आप ऐसा कम से कम ये तो कीजिए कि जो बीजेपी की राष्ट्र देश की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको तो डिसॉल्व कर दीजिए, अपोजिशन को जाने दीजिए। अपोजिशन तो अपोज करेगा, अपोजिशन तो नहीं करेगा। आप इतना तो दिखाइए, अपने नेता को अपने नेता को ये सिद्ध तो करने दीजिए कि उसकी एक्सेप्टेबिलिटी है, कि योगी आदित्यनाथ मान जाए कि वो डिसॉल्व कर देंगे। चलिए यही एक हम लोग टेस्ट कर लें। तो देखिए ऐसा है, ये लोग इस तरह के शगुफे छोड़ते हैं और शगुफों से सरकार इतने साल चली आ रही है। अभी जैसा कि हकीम साहब ने कहा कि गटर से गैस, अरे भाई वो ऊपर से वहां पर अटैक करना था तो कह रहे थे कि बादलों का सहारा लो तो रडार में नहीं आएंगे आप। अरे भाई आप कुछ तो जानकारी स्थापित कर लीजिए, पता तो कर लीजिए बोलने से पहले। तो कुल मिलाकर मोदी जी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है। हालांकि जितने सर्वेज, और आप जानते हैं जो किस प्रकार से सर्वेज कराए जाते हैं, किस प्रकार से मीडिया कंट्रोल चल रहा है, उसमें बराबर ये दिखाई जा रही है कि मोदी जी मोस्ट पॉपुलर हैं। अब कहीं ये आ रहा है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है और नेताओं की भी बढ़ रही है। जब से इंडिया अलायंस क्रिएट हुई है, तब से आप गौर करें, मोदी जी टोटल इलेक्टोरल मोड में आ गए। जब उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर जो अपना भाषण दिया, जिसमें मणिपुर पर कुल मिलाकर 3 मिनट भी नहीं बात कर पाए, और उन्होंने पूरा का पूरा इलेक्शन स्पीच दे डाली। 15 अगस्त को भाषण पूरा इलेक्शन स्पीच का दे डाला। अब क्या है कि तो आप तो इलेक्शन मोड में आ गए हैं, आप सोच रहे हैं कि जनता जनार्दन जो है बिल्कुल बेवकूफ है, ना दिमाग है उसके पास, ना वो जानती है। जी, ये लोग सोच रहे हैं, जनता जब अपना दिमाग बना लेती है, बोलती नहीं है, ठप्पा लगाती है, और यही होगा। इनको चुनाव कराने तो दीजिए। ये इंडिया अलायंस से घबरा गए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए, आप लोग तो मुंबई में थे और देख रहे थे। अब एक खबर, कल मैं किसी टीवी प्रोग्राम में था, वहां एक साहब बोल रहे थे, बोले राहुल गांधी ने जो अडानी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उस होटल में कर दी, उसमें ममता जी नाराज हो गई। अब भाई ये बताइए कि ममता जी का नाराज हो गई। अब कुल मिलाकर जो बड़े अखबार थे वो इस बात को हाईलाइट कर रहे थे कि कपिल सिब्बल आ गए तो झगड़ा हो गया, ममता बनर्जी
जल्दी चली गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की। तो वहां पर डिफरेंसेस दिखाने की ज्यादा कोशिश है, बजाय ये देखने की कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई। अब टीएमसी ने अपने रिप्रेजेंटेटिव नहीं दिए, पर टीएमसी ने अपना रिप्रेजेंटेटिव कोऑर्डिनेशन कमेटी में दे दिया। अरे साहब बताइए, और कमेटीज पर टीएमसी ने नहीं दिया, टीएमसी नाराज चल रही है। ये बार बार ये बताया जा रहा है कि इंडिया अलायंस में दरारें हैं, इंडिया अलायंस कर नहीं पा रही। इंडिया अलायंस ने जो जर्नी 3 मीटिंग्स में कवर की है, आप देखिए उससे पहले कितने डिफरेंसेस थे। वो अपने डिफरेंसेस कम करते चल रहे हैं, वो अपने ईगोज को दबाते चल रहे हैं, वो चीजों को रिजॉल्व करना चाहते। क्यों? उसका कारण एक है, वो जानते हैं कि आज हम अगर एकत्र नहीं हुए तो इस देश का संविधान, इस देश का प्रजातंत्र समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद हम भी नहीं बचेंगे। ये वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, प्रजातंत्र बचाना है, संविधान को बचाना है। अगर हमको इस प्रकार के शगुफे, वन इलेक्शन, वन नेशन, वन लीडर, वन नेशन, वन बिजनेसमैन, इस प्रकार की चीजें अगर हमको से बचना है, तो फिर देखिए, जनता मूर्ख नहीं है, जनता आगे आएगी, जनता बताएगी। जी। तो दोस्तों, अभी आपने सुना कि हमारे प्रचार मंत्री, बल्कि प्रधानमंत्री, वो जो है वो पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन का जवाब देते हैं, तो भी जो है वो इलेक्शन की तकरीर करते हैं, और लाल किले से भी जो है वो इलेक्शन का भाषण देते हैं। उनके ऊपर इलेक्शन का भूत सवार है, और वो भूत जो है वो उनसे कुछ ना कुछ कहलवा रहा है। कभी उनसे जो है वो ये कहलवा देता है कि मैं तो दोबारा आऊंगा ही और फिर से आके झंडा लहराऊंगा, अंतर्यामी भी हो जाते हैं। और कभी उनसे ये कहलवाता है कि साहब हम वन नेशन वन इलेक्शन करा देंगे, यानी सारी असेंबली इलेक्शन भी जीत जाएंगे और पार्लियामेंट का इलेक्शन भी जीत जाएंगे। तो बहरहाल हमारे प्रधानमंत्री इस धरती पे तो नहीं रहते, वो जो है वो मेंटली, ज़हनी तौर से जो है वो चांद पे रहते हैं, और लोगों को भी, उनके भक्तों को भी ऐसा लगता है कि वो चांद पे चले गए हैं चंद्रयान से, इसलिए उनको जोहानिसबर्ग से ये कहना पड़ता है कि मैं जोहानिसबर्ग से बोल रहा हूँ, मतलब ये कि मैं चांद से नहीं बोल रहा हूँ। अभी तो सूरज पे गए कि अभी सूरज पे जाने की तैयारी हो रही है। तो उम्मीद है कि अगला इलेक्शन, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो या वन नेशन मैनी इलेक्शन हो, हिंदुस्तान की जनता जो है वो उनको धरती पे ले आएगी। ये आज की जो डिस्कशन का निष्कर्ष यही मुझको महसूस हुआ। आप तमाम लोगों ने इस डिस्कशन के लिए वक्त निकाला और हमारे प्रेक्षकों को अपने बातों से परिचित कराया, इसके लिए आप चारों का बहुत बहुत, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर कभी किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।